हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं विद्या ज्ञान में जो विज्ञान का पोर्शन आता है, विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, मैं उनको लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। बच्चों, एक पार्ट है ऊष्मा, हीट। बच्चों, इससे संबंधित भी कई क्वेश्चन मैंने पिछले साल विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में देखे थे। और विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में जो विज्ञान के प्रश्न आए थे उनको मैं उनकी सीरीज़ लेकर मैं आया हूं। और इन क्वेश्चनों को मैं टाइम टू टाइम आपको बताता जाऊंगा, चैप्टर वाइज आपको शुरू कराता जाऊंगा 3 दिसंबर तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बच्चों, विद्या ज्ञान का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इन क्वेश्चंस को आप लगाइए, लगातार लगाइए और इनको पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, जिससे कि आपका विद्या ज्ञान का प्री परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा विद्या ज्ञान लेता है 3 दिसंबर को है, वो आपकी संपन्न हो जाए और आप अच्छे से पास हो जाए होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज चैप्टर चलते हैं ऊष्मा, हीट। तो बच्चों, ऊष्मा है क्या? बच्चों, जैसे कि प्रकाश होता है ऐसे ही ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों। ऊष्मा क्या है? ये ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। जैसे तापांतर मतलब ताप में अंतर होगा तो उसके कारण ये उत्पन्न होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरा हाथ बहुत ठंडा था और मैंने अपना हाथ जो है एक गरम मतलब जो है एक गरम दीवार थी, दीवार में सूरज की रोशनी लग रही थी और वो रोशनी जो है बहुत देर तक उस दीवार में को तपा रही थी और मैंने उस दीवार में अपना ठंडा हाथ रख दिया। मुझे अच्छा लगा, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद मेरा हाथ भी गर्म हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चों तापांतर। मतलब कि जैसे हमारा जो हाथ है वो ठंडा है और जो दीवार है वो गर्म है, और तो इसलिए क्या वो ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ। मतलब जो दीवार है उसने ठंडा होने के लिए हमारे हाथ से ऊर्जा को क्या किया, खींचा, यानी ट्रांसफ़र किया, और हमारे हाथ ने ठंडा होने के कारण गर्म करने के लिए अपने हाथ को उसने किससे खींचा? दीवार से खींचा। तो इसी तरह से ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। और बच्चों, एक बात और है कि ऊष्मा सदैव ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा हाथ ठंडा है, तो ठंडा तो निम्न ताप जब ताप निम्न होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो हमारा क्या होगा? निम्न ताप होगा। और जब तापमान हाई होगा तो हमारा उच्च तापमान होगा। तो मतलब तभी हमारे हाथ जो दीवार है, दीवार से जो तापमान है वो कहाँ चला गया? हमारे हाथ में चला गया। इसी तरह से बच्चों, ऊष्मा जो है सदैव ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। ठीक है, और ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल में मापा जाता है। बच्चों, एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऊष्मा की इकाई क्या है और 4 ऑप्शन देता है, तो इनको आपको याद रखिएगा, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल। ठीक है बच्चों। अब जो कैलोरी है बच्चों, ये सीजीएस पद्धति की इकाई है। सीजीएस माने जहाँ पे मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखते, सॉरी लंबाई को हम सेंटीमीटर में लेते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में लेते हैं और समय को सेकंड में लेते हैं। और जो जूल है वो एमकेएस में आती है। ठीक है, अब बताती है कैलोरी क्या होती है। तो बच्चों ठीक है, कैलोरी के बारे में हमको बताते हैं। तो बच्चों, अभी आपको बताया हमने कि ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। जैसे मान लेते हैं हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जैसे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, हम पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं। ठीक है ना, जल्दी जल्दी वॉकिंग कर रहे हैं, तो वॉकिंग में क्या होगा कि हमारे शरीर से ऊर्जा निकलेगी। वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। किस में रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में, है ना। तो ये जो ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसका मतलब है कि जो हमने खाना खाया, जो हमारा खाना जो है ऊष्मा के रूप में क्या हुआ, मतलब निकलने लगा। ऊर्जा जो होती है वो एक मतलब फॉर्म से, यानी एक रूप से दूसरे रूप में उसका क्या होता है, मतलब वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना, ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हमारा जो क्या बोलते हैं कैलोरी है वो ऊष्मा की इकाई है। ठीक, अब हम 1 ग्राम जल मान लेते हैं, हमने एक जल लिया, कितना? 1 ग्राम, और 1 ग्राम जल का तापमान, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री से बढ़ाने के लिए 14.5 से हमने क्या किया, बढ़ा के 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। मतलब जैसे हमने आपको बताया कि हमने क्या किया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम चलने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे, तो हमारे जो फूड है वो इसमें ट्रांसफ़र होने लगा, ऊष्मा के रूप में ट्रांसफ़र होने लगा। और ऊष्मा के रूप में ट्रांसफ़र होने लगा तो ऊष्मा ऊर्जा मतलब हमारी निकलने लगती है। ऊष्मा ही है वो कैलोरी होती है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ठीक है, याद रखना आपको।
एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि जैसे लिखा है 20 कैलोरी, तो 20 कैलोरी को जूल में बदलें। तो ये हमें पता है कि एक कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल। हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 जूल में। मान लेते कोई चीज़ हमारे पास 50 जूल की है, उसको कैलोरी में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4.2 से 50 में। ठीक है, तो इस तरह से कैलोरी, किलो कैलोरी बड़ा मात्रक है। किलो कैलोरी क्या है, बड़ा मात्रक है ऊष्मा का। तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4.2 × 10⁻³ जूल। ठीक है बच्चों। अब आती है बात विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो m द्रव्यमान, जैसे स्मॉल m क्या है, द्रव्यमान है, और वस्तु की ऊष्मा को हमने q से प्रदर्शित किया है। ठीक है, और आगे जो ताप में वृद्धि है डेल्टा टी, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब ये तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। विशिष्ट ऊष्मा को जो है एस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से। तो स्मॉल एस इक्वल टू Q/m × डेल्टा टी, या फिर Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। ठीक है ना। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ये याद कर लीजिए बच्चों। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात आती है गुप्त ऊष्मा की। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम के स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बच्चों, गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है कि हर एक पदार्थ के अंदर ऊष्मा पहले से ही विद्यमान होती है। ठीक है ना। तो वो ही जो ऊष्मा, जो छिपी हुई ऊष्मा होती है, उसी को हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम, मतलब पदार्थ जो हमारा है उसके 1 ग्राम के स्थिर ताप पर, जो ताप स्थिर था, ठीक है ना, ताप पर अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। मतलब अवस्था परिवर्तन में जो व्यय होती है उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल L से। ठीक है, और इसका मात्रा होता है कैलोरी प्रति ग्राम, या जूल प्रति ग्राम, या जूल प्रति किलोग्राम होता है। ऊष्मा का संचरण देखिए बच्चों, ऊष्मा जो होती है वो संचरित होती है, जैसे चलती है। मतलब कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लोहे का रॉड हो और हमने उसका एक सिरा गैस में रख दिया और दूसरा सिरा छू रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ, हमें वो गर्म प्रतीत होने लगता है, आभास होने लगता है गर्म। आखिरकार ऐसा गर्म क्यों आभास होता है, तो ये होता है संवहन द्वारा, चालन द्वारा, संवहन और विकिरण। चालन का मतलब क्या है, ठीक है ना, तापांतर के कारण ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, अथवा एक वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, या स्थानांतरण ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। जैसे चालन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कंडक्शन। अब देखिए जो चालन, तो चालन क्या होता है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा पदार्थ एक कण से दूसरे कण में होती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि कण अपने स्थान नहीं बदलते, चालन कहलाती है। सभी ठोसों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि में होता है। मतलब ठोस जितने सॉलिड हैं, उन सॉलिड में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि से होता है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात है। संवहन, ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा स्रोत से लेकर ऊष्मा अन्य भागों में चले जाते हैं, क्या कहलाता है, वो संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन। ठीक है, अब आती बात, संवहन हो गया आपका। तो इस तरह से हमने संवहन के बारे में आपको बताया। सभी द्रवों और गैसों में ऊष्मा संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब बताती विकिरण, रेडिएशन। इस विधि में किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ऊष्मा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा आती है। चालन तथा संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण धीरे धीरे होता है, परंतु विकिरण द्वारा ऊष्मा की चाल से संचित होती है। ऊष्मा प्रकाश की चाल से संचित होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका विकिरण। आती उत्सर्जन, एमिशन। ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरण चारों ओर के माध्यम से जाता है। इस वस्तु द्वारा ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन की दर वस्तु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे काली सतह सबसे अधिक उत्सर्जित होता है, काली सतह सबसे अच्छी उत्सर्जक होती है। ठीक है, अब आता आदर्श कृष्णिका।
आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो देखिए जो वस्तु अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है उसे कृष्णिका कहते हैं। कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 अतः 100% होता है। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्ण अवशोषक नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया। अब इसके मैं प्रश्नों पे आता हूँ, जैसे अभ्यास प्रश्न। देखिए क्या लिखा है। पहला प्रश्न लिखा है बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है। कमरे की वायु क्या होगी, गर्म होती है। कमरे की वायु गर्म होती है क्योंकि कमरा बंद है, और बंद कमरा जो है उसी के अंदर जो हवा, उसी हवा को ले रहा है बार बाहर फेंक तो रहा नहीं है, उसी के हवा को बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चल रही है वो हवा, तो वो हवा गर्म होती है। एक ही धातु के दो वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं में 3 और 4 का अनुपात है, तो द्रव्यमानों में क्या अनुपात होगा, तो 3:4 होगा। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के समय प्रदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ की अणुओं की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। पदार्थ के अणुओं की स्थिति ऊर्जा